हुकूमत ने तीसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साबिक़ हुकूमत के मुआहिदों की वजह से हाथ बंधे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये 3 पैसे और डीजल की कीमत में 59 रुपये इजाफा किया गया है। खान साहब करके आए हैं ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, बिलखसूस फरवरी में जो माहदे करके आए हैं, जिसकी खिलाफ वर्जी भी इन्होंने फरवरी के एंड पे की है, लेकिन जिस किस्म के माहदे करे इन्होंने, उन माहदों के वजह से हमारे हाथ जकड़े हुए हैं। इंटरनेशनल कीमत जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है वो $120 है। लिहाजा आपका मुल्क, हम सब का मुल्क, इस वक्त पेट्रोल के हर लीटर में गो कि हमने पिछले 3 हफ्तों में 2 मरतबा कीमतें बढ़ाई हैं, मगर इस वक्त फिर भी पेट्रोल की कीमतों में 24 रुपये 3 पैसे का नुकसान कर रहा है, और साथ ही डीज़ल में 59 रुपये 16 पैसे का नुकसान कर रहा है। केरोसिन ऑयल में 29 रुपये 49 पैसे का नुकसान कर रहा है, और लाइट डीजल ऑयल में 29 रुपये 16 पैसे का नुकसान कर रहा है। पंप पे पेट्रोल, दीगर चीज़ें बिक रही होंगी, उसमें अब हुकूमत नुकसान नहीं करेगी। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ कि रात के 12 बजे से 24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपये 79 पैसे हो जाएगी, 233.89। डीज़ल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपये 31 पैसे हो जाएगी। केरोसिन की कीमत 29 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 211 रुपये 43 पैसे हो जाएगी, और LDO की कीमत 29 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 207 रुपये 47 पैसे हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से 1 माह से भी कम मुद्दत में पेट्रोल की कीमत में तीसरा इजाफा नहायत शर्मनाक है। हुक्मरान नहायत ढिठाई और सफाकियत से आवाम के रगों से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ना चाहते हैं। ये आवाम के ऊपर खुदकुश हमला है। 40% आबादी खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। पाकिस्तान के लोगों की आमदन इतनी नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें अंधाधुंध बढ़ाई जा रही हैं। अपने अखराजात जो है वो ये कम नहीं कर रहे, और साजिश के तहत आने वाली हुकूमत रशिया से सस्ता तेल नहीं ले रही। इमरान खान आज इक़्तिदार में होते तो ये पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ रही होती। सस्ता तेल, रशिया से 30% सस्ता तेल पाकिस्तान के अंदर आ चुका होगा। नकम्मो नाहलो, पाकिस्तान की जान जो है वो छोड़ दो। तुम्हारा बोझ महंगाई का पाकिस्तान की अवाम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने अवाम के कपड़े उतार लिए हैं। अवाम के ऊपर जो जुल्म आप लोग कर रहे हैं, उस जुल्म को मुस्तरद करते हैं, इन कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के बजट की बात की जाए तो हुकूमत और अपोजिशन की खींचातानी के बाद बिलाखिर पंजाब का 3226 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। बजट इजलास पंजाब असम्बली के बजाय ऐवान इकबाल में हुआ। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा और पेंशन 5% बढ़ा दी गई। कम से कम उजरत 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये माहाना मुकर्रर की गई है। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। पंजाब का 3226 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। ग्रेड 1 से 19 तक के ऐसे महकमों के मुलाजमीन जो पहले इंतहाई हद से कम अलाउंसेस वसूल कर रहे हैं, उनको 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी मिलेगा। पेंशन 5% बढ़ा दी गई। मजदूर की उजरत में 5,000 रुपए का इजाफा। कम से कम उजरत 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए माहाना कर दी गई। हेल्थ कार्ड स्कीम जारी रहेगी। सेहत कार्ड के लिए रकम 60 अरब से बढ़ाकर 125 अरब 34 करोड़ रुपए कर दी गई है। 1 जुलाई से ओपीडीज में अद्वियात मुफ्त देने का ऐलान। लैपटॉप स्कीम भी बहाल। वजीर आला लैपटॉप स्कीम के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हुकूमत ने सस्ते आटे के लिए 200 अरब रुपए रखे हैं। अशाए खुर्दोनोश की रियायती निर्खों पर फराहमी, खाद पर सब्सिडी और दीगर ज़रूरी जरूरियात के लिए 142 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। बजट में ज़राअत के शोबा के लिए मजमूई तौर पर 53 अरब 19 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ऐवान इकबाल में बजट तकरीर में सूबाई वजीर खजाना अवैस लगारी ने बताया कि आइंदा साल वफाकी काबिल तकसीम महासल से पंजाब को 2020 अरब 74 करोड़ रुपए मिलेंगे। सूबाई महसूलात की मद में 24% इजाफे से 500 अरब 53 करोड़ रुपए का हदफ मुकर्रर किया जा रहा है। आइंदा माली साल में 435 अरब 87 करोड़ रुपए तनख्वाहों, 312 अरब रुपए पेंशन और 528 अरब रुपए
मकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत ने वज़ीर आला अवामी सहूलत पैकेज के तहत 200 अरब रुपए की खती रकम से आम आदमी के लिए सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बना दिया है। सूबे के तरक्याती मंसूबों पर 685 अरब रुपए खर्च होंगे। तरक्याती बजट में पहले से जारी स्कीमों के लिए 365 अरब रुपए और नई स्कीमों के लिए 234 अरब रुपए रखे गए हैं। सड़कों और पुलों की तामीर के लिए रकम 39% बढ़ाकर 80 अरब 77 करोड़ रुपए कर दी गई है। तरक्याती बजट का 35% जनूबी पंजाब में खर्च होगा, जिसके लिए 240 अरब रुपए रखे गए हैं। शोबा सेहत का बजट 470 अरब 26 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया है, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 27% ज्यादा है। शोबा तालीम के लिए 485 अरब 26 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हायर एजुकेशन के लिए मजमूई तौर पर 59 अरब 7 करोड़ रुपए मुख्तस। बुजुर्ग शहरियों को माहाना 2000 रुपए देने का प्रोग्राम 1 अरब 40 करोड़ रुपए से शुरू करने की तजवीज है। पंजाब पुलिस के लिए 149 अरब रुपए मुख्तस। कैदियों की फलाह बहबूद और जेलों की हालत जार को बेहतर बनाने के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। वाटर सप्लाई और आबपाशी की स्कीमों समेत वासा के ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खवातीन की बहबूद के लिए 1 अरब 27 करोड़ रुपए, अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। नौजवानों के लिए 8 अरब 83 करोड़ रुपए रखे गए हैं। महकमा मौसमियात और माहौलियात के लिए 6 अरब रुपए, लाइव स्टॉक के लिए 19 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस। शहरी इलाकों में स्टैंप ड्यूटी की शरह को 1% से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज है। लग्जरी घरों के टैक्स शेड्यूल में बालिहाज रकबा नए रेट्स मुतारफ करवाए जाएंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन ने पंजाब हुकूमत का जारी करदा ऑर्डीनेंस मुस्तरद कर दिया। असम्बली की खुद मुख्तारी ख़त्म करने के ऑर्डीनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के इजलास में अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक की भी मंजूरी दी गई है। पंजाब असेंबली में स्पीकर चौधरी परवेज लाही का तलब करदा ऑपोजिशन का इजलास हुआ। इजलास में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के अरकान ने शिरकत की। इजलास के आगाज में पैनल ऑफ चेयर का ऐलान किया गया। ऑपोजिशन ने पंजाब हुकूमत का असेंबली की खुद मुख्तारी खत्म करने का ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस के खिलाफ डिप्टी ऑपोजिशन लीडर राजा बशारत ने करारदाद पेश की, जिसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाही ने कहा कि ऑर्डिनेंस की शक्ल में जो गंद डाला गया उसके खिलाफ असेंबली ने अपना फैसला सुना दिया। ऑपोजिशन इजलास में सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक भी मंजूर करके इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दी गई। तहरीक इस्तेहकाक डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पेश की। मियां महमूद रशीद ने अताउल्लाह तारड़ के ताहयात ऐवान में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा किया। ऑपोजिशन इजलास में मियां असलम इकबाल ने कहा कि IG पंजाब के खिलाफ अदालत जाएंगे। ऑपोजिशन इजलास में FIA ऑफिसर डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपड़ासी के लिए दुआए मगफिरत की गई। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमेरात की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही ने कहा है कि स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर इजलास नहीं बुला सकता। गवर्नर पंजाब ने ईवान का तक़द्दुस पामाल किया, बलीग़ुर रहमान की गैरानी इक़दामात को ख़त्म कर दिया। मियां महमूद रशीद ने दोस्त मज़ारी को सीट कराने का ऐलान कर दिया। ये भी कहा कि गवर्नर की ऑर्डिनेंस ख़त्म कर दिए, अब इनका कोई वजूद नहीं। राजा बशारत बोले कि हुकूमत के तमाम इक़दामात गैरानी हैं, अदलिया से रुजू करेंगे। इजलास ऑलरेडी चल रहा हो, उसके साथ दूसरा इजलास की जो वो नहीं हो सकता जब तक कि वो पहला इजलास ख़त्म नहीं होता। तो पहला इजलास तो आज भी चल रहा है और कल भी उसके ऊपर होगा। और 2 ऑर्डिनेंस जो इन्होंने इतनी बड़ी ज़्यादती की है, जो इस अदारों के साथ, डिप्टी स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म का भी। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर को गवर्नर किसी का नहीं कह सकता कि आपने इजलास करना है या नहीं करना। गवर्नर कौन होता है? ये हाउस है, हाउस का तकद्दस गवर्नर ने बर्बाद किया है। जो गैर जमहूरी काम उन्होंने किया है वो हमने ख़त्म कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा नहीं ज़रूरत होगी इनको। असेंबली के अंदर उन ऑर्डिनेंसेस को हमने आज राजा साहब ने बाकायदा वहाँ रेजोल्यूशन पेश करके
वो हमने खत्म कर दिया है। वो खत्म वो हो गया। ऑर्डिनेंस का कोई वजूद नहीं है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कानूनी चाराजोई जो है वो करने जा रहे हैं और उन्हें डी सीट और डिस्क्वालीफाई करने के लिए हम फौरी तौर पर स्पीकर साहब को रिजू करेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और फिर आला अदालत में जाएंगे। बजट पेश हो गया, उसमें कट मोशंस आनी है, वो किसने वसूल करनी है, कट मोशंस के लिए जनरल डिस्कशन होनी है, उसके लिए किस जगह का तयन होना है। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। ज़्यादा देर तक हम इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते और बिल आखिर हमें अदलिया से रजू करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी खबर यह है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रशकाई इक़्तिसादी ज़ोन का दौरा किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब में कहा, चाहते हैं सरमायाकारों के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट स्पेशल जोन एक रोल मॉडल बने, इससे गैर मुल्की सरमायाकार माइल हों, उन्हें ये पता हो कि पाकिस्तान आमद पर पजीराई मिलेगी। ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट जो स्पेशल जोन है वो एक रोल मॉडल बने और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे अपना जो बैरूनी ममालिक में जो सरमायाकार हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स हैं या टर्क्स, चाइनीज़, मिडल ईस्ट के, गल्फ़ के जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, उनको अट्रैक्शन हो, वो समझे कि यहाँ पर जाएंगे तो बहुत हमें ज़बरदस्त पजीराई मिलेगी। तो इसको हम इन लाइंस पर हमें इन खतूत पर हमें इस्तवार करना चाहिए। मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कोई सियासी बयान नहीं दिया, ये राय नहीं, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये में साजिश का लफ्ज़ शामिल नहीं था। तमाम सर्विसेज चीफ्स ने वाज़ेह कर दिया था कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए या किसी और फॉरम पर तहकीकात कराए, ताउन करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार निजी TV से गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया। मैंने एक क्लैरिफिकेशन दी ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विसेज चीफ्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। बहुत क्लैरिटी के साथ उस मीटिंग में सर्विसेज चीफ्स की तरफ से और DGISI की तरफ से बिल्कुल वाजे कर दिया गया था कि कोई किसी किस्म का साजिश का कोई एविडेंस नहीं मिला। सो दिस वाज अ क्लैरिफिकेशन ऑन दैट अकाउंट, देयर वाज नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट। इतना हाईएस्ट लेवल पे जब बुलाया जाता है, जब इतने हाईएस्ट लेवल का, दिस द हाईएस्ट नेशनल सिक्योरिटी फोरम ऑफ द कंट्री, और उसमें एजेंडा पहले से स्टेटेड होता है कि किस लिए ये मीटिंग हो रही है, तो उसके लिए तमाम शुरका जो है, खासतौर पर जो सर्विसेज चीफ्स हैं और DGISI, वो अपनी इनपुट लेके जाते हैं और वो इनपुट होती है, वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो राय नहीं होती। किसी ने ये भी आज कहा कि ये वो उनकी राय है, ये हमारी राय है। मैं सर्विसेज चीफ्स के बिहाफ पे ये चीज़ आपको बता सकता हूँ कि ये राय नहीं थी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी और उसका फैक्ट्स को देख के और उसके मुताबिक ये इनपुट दी गई वहाँ पे। एंड दैट इज द रीजन कि जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पे थी, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज या कोई ऐसी चीज उसके एलामी में भी शामिल नहीं की। दैट इज हाउ दिस इनपुट वाज गिवन। तो ये राय नहीं कही जा सकती, ये प्रॉपर ब्रीफ किया गया था, इनपुट लेके गए थे और उसकी बेसिस पे ये बातचीत। जो पिछली गवर्नमेंट थी उनके पास भी ये ऑप्शन मौजूद था, इनके पास भी मौजूद है। Whatever commission, whatever forum is decided for this to take this to a logical conclusion, the institution will provide complete assistance और जो कुछ उनको इंस्टीट्यूशन से चाहिए वो करके देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि क्या DGISPR फैसला करेंगे कि साजिश थी या नहीं। उनका अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, फैसला नहीं। कौन फैसला करेगा कि मुदाखलत हुई या नहीं। उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए और खुली समात हो। वो सोशल मीडिया पर सवाल जवाब सेशन में इज़हार ख्याल कर रहे थे। अब मेरा सवाल ये है, क्या ये DGISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है कि आप इसको प्रोब करें। आप कह रहे हैं मुदाखलत हुई, तो अब कौन फैसला करेगा कि ये साजिश है, मुदाखलत है? हमें तो पता है साजिश हुई है, लेकिन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, जो हुई नहीं अभी तक। तो कोई नहीं कह सकता, DGISPR ये नहीं कह सकता कि साजिश है या नहीं है। वो ये मुदाखलत तो सबने मान लिया ना कि मुदाखलत है। अब वो मुदाखलत जो प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक थे 1950 की दिहाई में ईरान में, जब उसने नेशनलाइज की ईरान की जो सारा जो तेल की इंडस्ट्री थी, तो जो बाहर की कुव्वतें थी जिसमें अमेरिका और बरतानिया, उन्होंने फैसला किया उसको गिराने का। मीडिया में उसको पहले बुरा भला किया गया प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक को,
फिर उन्होंने ऑपोजिशन से मुजाहरे करवाए, जिस तरह ये काम पे टांगने वाली जो मार्चेस करवाई और जिस तरह ये लॉन्ग मार्च, उन्होंने ऑपोजिशन को पैसा दिया, उन्होंने किया। ये अब रिकॉर्ड के ऊपर आई हुई चीज़ें। और फिर उन्होंने उनके लोग खरीदे जो प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक की पार्टी के लोग थे, उनके ऊपर पैसा चला। तो क्या ये यहाँ नहीं हुआ? एक ही तरीका है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब इसके ओपन जुडिशल कमीशन में हेयरिंग करवाएं, क्लोज डोर्स में हम कोई नहीं मानेंगे। उसके अंदर फिर जो भी फैसला होता है पता चल जाएगा कि सिर्फ मुदाखलत थी या साजिश भी थी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,666 मेगावाट से ज़ायद हो गया। शदीद गर्मी मुल्क के अक्सर इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। वजारती तवानाई के ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,234 मेगावाट और तलब 27,900 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद रीजन में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। देहात और ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया इससे भी ज़्यादा है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। साथ ही कि इलेक्ट्रिक के सारिफिन को बिजली भी महंगी मिला करेगी। सूरत हाल पर कराची के शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जीना आराम हो गया है। बिजली के बिल अभी भी इतने आ रहे हैं जो हम लोग भर भी नहीं पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे वो भर भी देते हैं। और अब जो हुकूमत पैसे रेट बढ़ा रही है, इससे तो और हम पागल हो जाएंगे। यही होगा भाई, लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे, डकैती डालेंगे, चोरियाँ करेंगे, क्या होगा? जो चाहे कामों पे लगे हुए थे उनको निकाल दिया गया नौकरियों से। अब जाहिर बात है जिनके किराए घर हैं, 20,000 तनख्वाह, अब 8,000 रुपये वो किराए गए थे, उसमें से बताओ फिर कैसे गुजारा करेंगे? किराया भी लगता है, जाहिर बात है किराए पे भी इतने पैसे बढ़ गए तो कहाँ से गुजारा होगा? ये बताओ, ये कैसी है हुकूमत है हमारी? ये सारा अजाब इनके ऊपर पड़ेगा, हुक्मरानों पे। आप 5 रुपए की बजाय अवाम के ऊपर 50 रुपए का बोझ मत डालें। 5 रुपए का मतलब है 150 रुपए। 150 रुपए आदमी कमाता नहीं, आप उस पर 5 रुपए का वजन डाल रहे हैं। वो लाए कहाँ से? 5 रुपए चोरी करे, डाका मारे, क्या करे? और मुसीबत हो जाएगी। अब ज़्यादा मुसीबत होएगी। रात को लाइट नहीं होती, पूरी रात बैठे रहो, लाइट होती नहीं। गरीब लोग हैं और मैं तो बेवा औरत हूँ, मैं कहाँ से भरूँ इतना पैसा? क्या करें? मैं तो घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और फिर भी ये अजाब नाजिल हो रहा है गरीबों के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली वज़ीरिस्तान ज़िला से पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म कबायली अजला शुमाली वज़ीरिस्तान के दोसली और मीरली तहसील के बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। तर्जुमान के मुताबिक दोसली से 12 और मीरली से 11 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पोलियो के वायरस की तस्दीक के बाद 11 माह का बच्चा जाँ जबकि 12 माह का बच्चा मासूर हो गया। दोनों बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए थे। रवां साल तमाम केसेस शुमाली वज़ीरिस्तान से ही रिपोर्ट हुए हैं। अमरीका में महंगाई ने 41 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। शरह सूद में 0.75 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरल रिजर्व में अमरीका में तारीखी महंगाई का मुकाबला करने के लिए शरह सूद में 0.75 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है, जिसके बाद शरह सूद 1.75% हो गई। माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता 30 सालों में बढ़ाई गई सबसे ज़्यादा शरह है। अमरीकी फेडरल रिजर्व की ओपन मार्केट कमेटी का इजलास 2 रोज़ जारी रहा, जिसमें शरह सूद बढ़ाने का फैसला किया गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि अफगानिस्तान से भागने वाले साबिक आला हुकाम बैरून मुल्क पुरतायुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 1 साल में साबिक अफगान हुकाम ने यूरोप और अमेरिका में घरों की ख़रीदारी पर करोड़ों डॉलर खर्च किए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना अकील अहमद हकीमी अमेरिका में 10 जायदादों का मालिक है और वो कैलिफोर्निया में एक पुरतायुश बंगले में रिहाइश पजीर है। साबिक वज़ीर मईशत खालिद पाइंदा, मुस्तफ़ा मस्तूर, कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब और अता मोहम्मद नूर भी करोड़ों डॉलर की जायदादों के मालिक हैं। भारत में जाली खबरों का पोस्टमार्टम करने वाले सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वालों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया गया। भारतीय हुकूमत के करीबी समझे जाने वाले एक बिजनेसमैन ने मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ FIR पर 10,000, गिरफ्तार करने वाले के लिए 10,000 और सज़ा सुनाने वाले के लिए 50,000 इनाम का ऐलान किया। इनाम के लालच में रियासत उत्तर प्रदेश में मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ मुतादिद FIR दर्ज हुई। जनूबी भारत से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद ज़ुबैर
गलत न्यूज़ के नाम से इदारा चलाते हैं जो जाली खबरों की निशानदही करता है। अभी खबर यह है 2021 में जौहरी ममालिक ने न्यूक्लियर हथियारों पर 82.4 बिलियन डॉलर्स खर्च किए। न्यूक्लियर हथियारों के खात्मे के लिए सरगर्म आलमी तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक जौहरी ममालिक में हथियारों पर सबसे ज़्यादा रकम खर्च करने वाले ममालिक में अमरीका सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर चीन और रूस का फहरिस्त में तीसरा नंबर है। बरतानिया, फ्रांस बिलतरतीब चौथे और पाँचवें, जबकि भारत का फहरिस्त में छठा नंबर है। इसराइल 7वें, पाकिस्तान 8वें और शुमाली कोरिया 9वें नंबर पर हैं।